बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोकशाही संविधान के क्या स्पिरिट था, तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं संविधान को, तो एक तो संविधान में हम लोगों को पॉलिटिकल इक्वलिटी मिला, यानी कि हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार मिला। तो वो एक समानता, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय, या 71 में फिर समाजवाद शब्द भी, सोशलिज्म भी उसमें शामिल किया गया। तो ये हमारा स्पिरिट था कि ये चीज़ हम लोग हमारी व्यवस्थाओं में से लोग उपलब्ध करेंगे, क्योंकि यह संविधान हम लोगों ने हमको ही डेडिकेट किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके। तो इसलिए हम उसका विश्लेषण कर रहे थे कि भाई हमारे संविधान में क्या मुख्य चीज़ें हैं जो लोकशाही मूल्यों को आगे बढ़ाती है, या उनमें लोकशाही में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को एक विंडो की तरह रखी गई है। तो इसमें एक था 370 आर्टिकल, जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, राज्यों का, तो वो एक 370 आर्टिकल था कि जिसमें कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को ऐसी खास व्यवस्थाएं दी गई थी कि वहाँ की जो अचल संपत्ति है उसकी कोई बाहर के लोग खरीदारी नहीं कर सकते। इसमें कोई रिलीजियस या कास्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन वो राज्य को एक स्वायत्तता दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी कि वो लोग अपनी संपत्ति, वहाँ संपत्ति का इस्तेमाल उसके हिसाब से कर सके। तो इसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 3% लैंडलेस है, उन लोगों ने भूमि का बंटवारा वो कर सके, और 4-5% बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल भी ज़्यादा नहीं है, भूमिहीन भी ज़्यादा नहीं। तो ये स्थिति वहाँ निर्माण हो सके क्योंकि वो राज्य को हम लोगों ने ये अधिकार दिया था। ये पूरे देश में होना चाहिए था, हर राज्यों में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इट वॉज विंडो फॉर द स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर, कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार कैसे मिल सके। तो जब संसाधनों पर अधिकार मिलता है तभी कोई भी अधिकार का इस्तेमाल हो सकता है। तो वैसा ही आदिवासी क्षेत्रों के लिए संविधान में रखा गया, वो 5th and 6th शेड्यूल रखा गया। तो वो सीधे लोगों को अधिकार दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है, यानी गवर्नेंस, राज्य सरकार भी नहीं, लोग ही कैसे गवर्नेंस चला सकते हैं। तो वो एक 1 स्टेप फॉरवर्ड था, वो आगे का था कि अभी का जो हमारा लोकशाही ढांचा है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में से सीधे लोग कैसे चलाए, अपना स्वशासन लोगों के पास कैसे आए, इसके लिए 5th and 6th शेड्यूल का प्रोविजन था। और वो उसका आधार ये था कि आदिवासी लोग ऐसे प्रैक्टिस पुराने ज़माने में करते ही रहे हैं, पुराने ज़माने से, इसलिए उसको आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रोविज़न नहीं था। मूल रूप से वो प्रोविज़न पूरे देश के दूसरे लोगों को भी वहाँ तक ले जाने के लिए प्रोविज़न था। और दूसरा था कि संसाधनों की सुरक्षा थी, कि संसाधन जो है वो संसाधन बाहर के लोग न ले जाए, या अभी की जो व्यवस्था है, जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हमारी है, पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि रूल्स जो बनते हैं या कानून जो बनते हैं, वो कानून व्यक्तियों के हित के आधार पर बनते हैं, या कि उसकी मालकियत होती है संसाधनों पर। तो संसाधनों पर मालकियत अगर चंद लोगों की होती जाए तो अपनी जो
संविधान में हम लोगों को इकोनॉमिकल इक्वलिटी नहीं मिली। संसाधनों का जो बंटवारा होना चाहिए था वो चीज़ हम लोग उस वक्त नहीं कर पाए जब 1947 में, इसलिए इकोनॉमिकल इक्वलिटी नहीं हो पाई। तो वो बाकी है, इसलिए संविधान की पहले ही भाषण में आम्बेडकर ने कहा कि हम लोगों ने पॉलिटिकल इक्वलिटी दिया है इस संविधान में, लेकिन इकोनॉमिकल इक्वलिटी देने का बाकी है। इसलिए जो नई सरकार आएगी उसको इकोनॉमिकल इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी का सबसे पहले एजेंडा रखना पड़ेगा। ये बात उन्होंने उस भाषण में कही थी। तो लेकिन फिर भी हमारे संविधान में संसाधनों का नियंत्रण करने का 5th एंड 6th शेड्यूल में दिया गया था, जो समता जजमेंट से सामने आया। उसके पहले तो हम लोगों को पता ही न चला था। तो समता जजमेंट में ये चीज़ आई, इसलिए फिर सरकारों को सोचना पड़ा कि तो फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची का गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। और इसके बाद 6ठी अनुसूची का तो खैर कुछ न कुछ वो काउंसिल वगैरह वो ज़्यादा स्पष्ट था, लेकिन 5वीं अनुसूची का स्पष्ट नहीं था। तो इसमें कैसे किया जाए, तो इसलिए फिर भूरिया कमेटी का गठन हुआ और उन लोगों को सौंपा। लेकिन इसमें जो तकलीफ राज्य को थी वो संसाधनों को लेके थी बेसिकली, इसलिए वो संसाधनों को बाहर कैसे निकाल दिया जाए। तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो रिटर्न नहीं थे, लेकिन उनका जो एजेंडा था राज्य का, वो राज्य का एजेंडा समता जजमेंट को कैसे बदला जाए, वो राज्य का एजेंडा था। और इसलिए फिर पेशा कानून में भी जो स्पिरिट था, डेमोक्रेटिक स्पिरिट था, कि गवर्नेंस लोगों के हाथ में आए। 5th एंड 6th शेड्यूल में इसमें आदिवासी शब्द बाहर निकाल दो इसमें से, लेकिन लोगों के हाथ में जाए रिसोर्सेज का संचालन, रिसोर्सेज का कैसे बंटवारा हो, वो लोग तय करें। ये जो मूलभूत चीज़ थी उसमें, वो चीज़ को डाइल्यूट कैसे किया जाए, इसके लिए ये तुम्हारा जो पेशा बनाने का जो आया, तो वो इसके लिए कंपल्सन होगा स्टेट कि भाई अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट भी वैसा ही है कि लोगों को कह दिया गया कि भाई आप जो भी जमीन आप जोत रहे हैं वो आपके नाम करवा लो। वो सिर्फ जो जोत रहे थे वो जमीन का सवाल नहीं था, वो पूरे जंगल का सवाल था कि कम्युनिटी फॉरेस्ट कैसे। तो इसमें एक तो रख दिया ठीक है कि सामुदायिक अधिकार आप मान, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर लोगों को ऐसे उकसा दिए कि वो लोग अपने निजी जो जोत रहे थे उसकी मालकियत कैसे हो जाए, इसके लिए लोगों को उकसा दिया। तो हमने कल कहा था कि हमारे लिए जो हमने शब्द 71 में डाला समाजवाद का, वहाँ तक जाने के लिए कौन नींव बन सकते थे या कौन पाथ बन सकता था। तो जो लोग निजी संपत्ति में नहीं मान के सामूहिक संपत्ति में विश्वास करते थे, ऐसे लोग ही उस दिशा में जा सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया, उन लोगों को भी प्रॉपर्टी कॉन्शियस कर दिया जो हमको सहकार मिल सकता है। और दूसरा कौन दे सकता है, तो वो महिलाएं। इनको अभी तक हम लोगों ने संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी है, तो अभी उन लोगों को भी हम निजी संपत्ति के लिए तैयार कर रहे हैं, उत्साह रहे। तो समाजवाद को पढ़ के ही गांधी ने फिर ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। 1944 में उन्होंने पढ़ा आगा खान पैलेस में, दास कैपिटल।
तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही कठिन भाषा में आपने लिखा है, और अल्टीमेट अगर ऑब्जेक्टिव हमारा स्टेट शेल विथर हुए है, तो उससे शुरू ही हम लोग क्यों ना करें। तो हमको ये लंबा रास्ता लगेगा, क्योंकि लोगों को हमको समझाना पड़ेगा, गांव के लोगों को, कि भाई गांव के संपत्ति है, उसका हम लोगों को सम्यक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, इसको सबकी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको समझाना पड़ेगा लोगों को। ये थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन आखिरकार ये अगर पहले से लोगों को समझा के करते हैं तो वो परमानेंट चेंज आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तो फिर विलेजेस विल बी द सोवरेन स्टेट्स। राज्य संप्रभु सत्ता गांव को देनी चाहिए कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सके, और जो कुछ भी विकास वगैरह जो भी कुछ करना है उसमें, तो वो अपने हिसाब से कर सके। इसलिए ग्राम स्वराज की बात उन्होंने कही। तो ग्राम स्वराज की बात जो कही वो गांधी तो वो कह के चले गए, लेकिन विनोबा जी ने उसको पकड़ के शुरू किया। उन्होंने भूदान यात्रा की। भूदान यात्रा में से फिर ग्रामदान गांव बनाने का आया। तो ग्रामदान गांव तो काफ़ी राज्यों में हुआ, लेकिन उसका जो एक्ट बना वो एक्ट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, ग्रामदान गांव के लिए एक्ट। और ग्रामदान गांव के लिए एक्ट जो बना, इसमें कोई भी भूमिहीन न रहे, और गांव के जंगल से लेकर जो भी कुछ संसाधन है वो गांव सभा ही उसका मालिक हो जाए। तो गांव के नाम पे सब भूमि हो गई। तो ऐसा ग्रामदान एक्ट उन्होंने बनाया, और उसका जो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है, तो पूरे वो गांव के पास रहते हैं, वो सरकार के पास नहीं रहते। फिर उनके गांव सभा का जो क्षेत्रीय संघ है, तो अगर गांव का कोई डिस्प्यूट है तो वो क्षेत्रीय संघ में आता है। फिर राज्य स्तरीय संघ उनका बना। तो अगर क्षेत्रीय संघ कोई डिस्प्यूट नहीं हल कर सकता है तो राज्य के संघ में जाएगा, गांव का जो संघ है इसमें। ये पूरी व्यवस्था चैनल उन लोगों ने बनाई। 50 जो कानून बनाए उसमें 50 आर्टिकल लिखे छोटे छोटे, इसमें पूरे कानून आ गए, जिसमें पूरे जुडिशियरी से लेकर सब अधिकार गांव के कितने हो गए, गांव सभा को या क्षेत्रीय सभा को या फिर राज्य स्तर का जो संघ है गांव सभाओं का उसको, तो वो पूरे जो सिविल जो डिस्प्यूट्स है, वो सिविल डिस्प्यूट्स तो वहाँ तक पूरे हो जाएंगे। वहाँ के सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन उसमें से निकाल दिया गया। कोई भी आदमी सिविल कोर्ट में नहीं जाता है। सिविल कोर्ट कहते हैं कि आपको यहाँ हमारा ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप लोगों के हिसाब से उसका मसला आप लोगों को करना है। तो ये पूरी व्यवस्था उन लोगों ने वहाँ की। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा कानून बने कि जिससे राज्यों की सत्ता कम हो, तब जाके लोगों की सत्ता बढ़ सकती है। तो अभी जो हम पैसा कानून बना रहे हैं वो बेसिकली इट इज एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट। दे हैव बिकम द अनदर लिंक ऑफ द स्टेट। पटवारी था, पुलिस पटेल था, इसके बदले अभी आप सरपंच को जोड़ दिया, तो अभी सरपंच को भी तनख्वाह चाहिए। या कल उठ के आप मानकी मुंडाओं को जोड़ देंगे तो उनको भी तनख्वाह चाहिए। तो दे विल बी पार्ट ऑफ द स्टेट। वो भी कर्मचारी हो गए, वो कहाँ लोगों के प्रतिनिधि रहे। या ये जो हम चाहते हैं कि लोक संचालन करे वो कहाँ, तो वो भी राज्य के हिस्से बन गए। कि अगर हम लोग लोकशाही में विश्वास करते हैं, अगर हम लोग आर्थिक, सामाजिक, राजकीय समानता की बात करते हैं, तो हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस का अधिकार, न्यायपालिका का अधिकार,
यानी कि शासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, न्यायपालिका का अधिकार, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सीधे लोगों के कैसे मिले, इस दिशा में सोचना चाहिए। अगर जैसे मैंने कहा वैसे कि ग्रामदान एक्ट में जुडिशरी को इसमें से निकाल दिया गया, तो जुडिशरी ये क्यों ना कह दे कि ये अभी आप लोगों को निपटना है, बात खत्म। स्टेट को तो कुछ करना नहीं, नया कानून बनाने की जरूरत ही नहीं, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, दैट्स इट। कानून नए नए क्यों बनाने पड़ते हैं कि राज्य उसको लेना चाहता है, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून बनाना पड़ा, तो क्यों? क्योंकि राज्य लेना चाहता है। तो मूल रूप से तो वही है कि पहले लोगों के ही नियंत्रण में जब राज्य का अस्तित्व नहीं था, तब तो लोग ही सब, ये सबके लिए उपलब्ध था। तो सबसे लिए कैसे उपलब्ध बने संसाधन, जल, जंगल, जमीन, हवा, पानी, ये सब तो लोगों को मिलना चाहिए, ये तो एक नेचुरल राइट्स होने चाहिए। तो इसमें जो राज्य का इंटरवेंशन बढ़ता है, तो आज हम जिस स्थिति में आ गए, तो इस स्थिति में अगर बदलाव करना है तो राज्य के नियंत्रण धीरे धीरे घटते जाने चाहिए, कम होते जाने चाहिए। तो कोई भी कानून में अगर बदलाव करना है तो राज्य के नियंत्रण धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए और समाज के नियंत्रण लाना चाहिए, व्यक्ति का नियंत्रण नहीं। व्यक्ति का नियंत्रण आएंगे तो जब वैसे अभी जो स्थिति हुई है वैसे ही